Okay, so hi, this is Imani Kalra. So my today's topic will be suits by intelligent person. So suits by intelligent person is explained in Order 33 of CRPC. Order 33 CRPC हमें इस चीज के बारे में बताता है कि इंडिजिन पर्सन किस तरह से सूट फाइल कर सकते हैं, all the details about that. So for the very first we have to understand who is an indigent person. Now, who is an indigent person में हमारे पास define and explanation one. A person is an indigent person. First, I will read, then I will explain. If he is not possessed of sufficient means, मतलब उसके पास कोई भी sufficient means नहीं है. एक्सप्लेनेशन में बीच में हमारे पास ब्रैकेट में दिया है कि अदर देन प्रॉपर्टी exempt फ्रॉम अटैचमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री. कोई ऐसी प्रॉपर्टी उसके अलावा जिसका ऑलरेडी एग्जीक्यूशन चल रहा है एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, या कोई भी सब्जेक्ट मैटर उससे रिलेटेड हो रहा है. So if he is not possessed of sufficient means to enable him to pay, कि वो पे नहीं कर सकता, पे द फी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर द प्लेंट इन सच सूट. अगर उसको किसी सूट में किसी भी तरह के प्लेंट को फाइल करना है और वो उसको फाइल करने के लिए उस टाइम पे नहीं है, इतना इनेबल नहीं है कि वो उसकी फी को पे कर सके, तो हम उसको इंडिजिट पर्सन बोलेंगे. नेक्स्ट बी क्लॉज इज सेइंग वेयर नो सच फी इज प्रिस्क्राइब्ड. अगर हमें कोई भी फी वहां पर प्रिस्क्राइब नहीं है, इफ ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी, और उसके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है वर्थ 1000 रुपीज, ठीक है, जो 1000 रुपीज के अराउंड की भी नहीं है, जिसकी वर्थ 1000 रुपीज नहीं है, अदर देन द प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट एंड एग्जीक्यूशन, वो प्रॉपर्टी जो एग्जीक्यूशन है उसके अलावा, एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, और उसकी सब्जेक्ट मैटर के अलावा, तो वो एक इंडिजिट पर्सन होगा. This was explanation one. Now the explanation two is explaining any property which is acquired by a person. कोई भी प्रॉपर्टी विच इज रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ हिज एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन को प्रेजेंट कर देता है उसके बाद अगर कोई भी प्रॉपर्टी विच इज उसने जो एक्वायर करी है एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजिट पर्सन, और जो उसके पास अगर है, एंड बिफोर द डिसीजन ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंसीडरिंग द क्वेश्चन वेदर और नॉट एप्लीकेंट इज एन इंडिजिट पर्सन, तो उसको देखा जाएगा कि क्या वो जो पर्सन है इंडिजिट पर्सन, उसको हम इंडिजिट पर्सन मानेंगे या नहीं मानेंगे. आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन एनी प्रॉपर्टी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ हिज एप्लीकेशन, जब उसने एप्लीकेशन को प्रेजेंट कर दिया उसके बाद उसने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया हुआ है फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजिट पर्सन, और उसको परमिशन के लिए वो अप्लाई कर रहा है कि वो एक इंडिजिट पर्सन की तरह सू कर सकता है बिफोर द डिसीजन ऑफ द एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन के डिसीजन के आने से पहले शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंसिडरेशन, कि क्या वो एप्लीकेंट, हम लोग पहले इस चीज को चेक करेंगे उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, देखेंगे कि क्या वो इंडिजिट पर्सन की क्राइटेरिया में आता है या नहीं आता. Explanation 3 is saying where the plaintiff sues in a representative capacity, the question whether he is an indigent person shall be determined with reference to the means possessed by him in such capacity. अगर कहीं पर जो हमारा plaintiff है वो किसी भी तरह से, आप ये सोच सकते हो where the plaintiff sues in a representative capacity, कि वो वहां पर पूरी हर चीज को रिप्रेजेंट करेगा, the question whether he is an indigent person shall be determined with reference to the means possessed by him, कि उसने किस चीज के बारे में वहां पे किस चीज के बारे में पोजेशन, किस कैपेसिटी में आकर किस चीज को, एबिलिटी और उसकी कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, कि क्या वो इतने मनी को यहाँ पर दे सकता है नहीं पे दे सकता, हम इस चीज को चेक करेंगे. सो नाउ 1A, रूल 1A इसमें हमें बताता है इंक्वायरी इनटू द मींस ऑफ एन इंडिजिट पर्सन, कि क्या इंक्वायरी रहती है. एवरी इंक्वायरी इन द क्वेश्चन वेदर और नॉट अ पर्सन इंडिजिट पर्सन, अगर इसमें हमको इंक्वायरी करते हैं शैल बी मेड, उसको करा जाता है इन द फर्स्ट इंस्टेंस, सबसे पहले बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. तो इसकी इंक्वायरी कौन करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स. ठीक है, या तो वो डायरेक्ट कर देगा, नहीं तो इंक्वायरी होगी. अगर वो डायरेक्ट करता है हमें, the court may adopt the report of such officer as its own finding or may itself make an inquiry into the question, depends upon the discretion of the court. Now rule 2. Rule 2 is explaining content of application. अब उस application के content क्या होगी? Every application for permission to sue as an indigent person shall contain the particulars. कुछ particulars fixed होते हैं जो उसमें होने चाहिए, required in regard to claims in a suit. मतलब क्या क्या जरूरत है क्लेम के अंदर, अगर आप इंडिविजुअल पर्सन उस चीज को फाइल कर रहे हो तो अ शेड्यूल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द एप्लीकेंट, अगर कोई उसके पास मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए, प्लस उनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज होनी चाहिए, शैल बी एनेक्स्ड होनी चाहिए वो, एंड इट शैल बी साइन्ड एंड वेरीफाइड इन द मैनर, जो भी वेरिफिकेशन ऑफ द प्लीडिंग्स के मैनर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो वेरीफाइड होनी चाहिए. ठीक है. नाउ रूल 3 is saying presentation of application, how he will present his application. Now notwithstanding anything contained in these rules,
कुछ भी अगर उसमें नहीं देखे, द एप्लीकेशन शैल बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट बाय द एप्लीकेंट इन पर्सन जाकर उसको प्रेजेंट कर सकता है, अनलेस ही इज एक्सेप्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द कोर्ट। अगर वो कोर्ट के थ्रू किसी भी तरह से एक्सेप्टेड नहीं है तो वो उसको वहां पर प्रेजेंट कर सकता है। इन विच केस द एप्लीकेंट मे बी प्रेजेंटेड बाय एन ऑथराइज्ड एजेंट। अगर उस कोर्ट के थ्रू एग्जाम्प्ट है तो वो किसी ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू हु कैन आंसर ऑल द मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन। दैट मींस दैट पर्सन हैव ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग दैट एप्लीकेशन एंड रिगार्डिंग द सिनेरियो ऑफ द केस, and who may be examined in the same manner as the party represented by him, and she will be examined in the same manner as the applicant is going to be. So by him might have been examined had such party, तो जिस accordingly उसने होना था वैसे ही the next person, provided that नीचे दिया है where there are more plaintiffs than one. If there are more plaintiffs than one, it shall be sufficient if the application is presented by one of the plaintiffs. So if there are more plaintiffs, then any one of them can present his application in the court. Now the next is rule 4, examination of applicant. Examination of applicant may have where the plaintiff is in proper form and duly presented. The court may, if it thinks fit, अगर कोर्ट को लगता है जब एप्लीकेशन जो हमारी है प्रॉपर फॉर्म में है, ड्यूली प्रेजेंटेड है, एग्जामिन द एप्लीकेंट और हिज एजेंट व्हेन द एप्लीकेंट इज अलाउड टू अपीयर बाय एजेंट। जब अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग से कि वेयर द एप्लीकेशन इज इन प्रॉपर फॉर्म में है, ड्यूली साइंड है, ड्यूली प्रेजेंटेड है, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में है ये चीज, इफ इट थिंक्स फिट एग्जामिन द एप्लीकेंट और हिज एजेंट वेयर when the applicant is allowed to appear by agent regarding the merits of the claim and the property of the applicant। तो कोर्ट अलाउ कर सकता है इस चीज को कि आप अपने एजेंट को लेकर अपीयर हो जाओ और आपकी क्लेम के जो भी मेरिट्स डीमेरिट्स जो भी आपकी प्रॉपर्टी की डिस्कशन होंगे वो कर लेंगे। सेकंड इज सेइंग कि इफ प्रेजेंटेड बाय एजेंट कोर्ट में ऑर्डर एप्लीकेंट टू बी एग्जामिन्ड बाय कमीशन। अगर कोई एजेंट उस चीज को वहां पर जाकर प्रेजेंट कर रहा है तो कोर्ट एप्लीकेंट की एग्जामिनेशन के लिए भी कर सकता है थ्रू कमीशन। Where the applicant is presented by an agent, जब किसी एजेंट ने एप्लीकेंट को प्रेजेंट किया है, the court if it thinks fit, if कोर्ट को लगता है, order that the applicant be examined by a commission in the manner in which the examination of an absent witness may be taken। जस्ट सेम एज कि अगर कोई विटनेस एब्सेंट होता है हम उसका दोबारा से एग्जामिनेशन लेते हैं, तो वैसे ही वो यहाँ पर भी एब्सेंट विटनेस की तरह उनका एग्जामिनेशन ले सकता है। Now the next rule is rejection of application. Now what rejection of application is conveying? The court shall reject an application for permission to sue as an indigent person. There are few clauses. Now the first is A clause is saying where it is not framed and presented in the manner prescribed by the rules 2 and 3. अगर वो rule 2 like content भी उसकी properly नहीं है, presentation उसकी fix अच्छे से नहीं है, तो उसको reject किया जा सकता है। Now B part is where the applicant is not an indigent person. अगर ये prove कर दिया गया है कि applicant एक indigent person नहीं है। C is saying where he has within 2 months next before the presentation of the application disposed of any property fraudulently or in order to be able to apply for permission to sue। अगर उसने कोई प्रॉपर्टी फ्रॉडेंटली एक्वायर करी हुई है या नहीं पता चला या उसकी वैल्यू जो थी इतनी ज्यादा थी, कुछ भी उसने ऐसा फ्रॉड किया है तो भी रिजेक्ट हो सकता है। डी वेयर इज एलिगेशन डू नॉट शो कॉज ऑफ एक्शन, मतलब जो भी उसने एलिगेशन लगाए हैं उसका कोई भी कॉज ऑफ एक्शन उनको नहीं दिख रहा और इट इज नेसेसरी कि आपकी जो प्लेंट आप वहां पर प्रेजेंट कर रहे हो आपकी एप्लीकेशन उसमें आपका कॉज ऑफ एक्शन मेंशन हो। Where he has entered into an next is E part where he has entered into an agreement with reference to the subject matter of the proposed suit under which any person has obtained an interest in the subject matter। अगर किसी और पर्सन का भी इंटरेस्ट है सेम सब्जेक्ट मैटर के अंदर। Now the F is saying where the allegation made by the applicant in the application show that the suit would be barred by any law, कि वो किसी भी लॉ के थ्रू बार्ड है तो वो इस चीज को आगे नहीं कर सकता कंटिन्यू। जी इज सेइंग वेयर एनी अदर पर्सन हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद हिम टू फाइनेंस द लिटिगेशन, कोई अदर पर्सन अगर उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है एग्रीमेंट में आकर तो इन सब क्लॉजेस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ, सो डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू।